केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में रेलवे का विकास पिछले 60 वर्षों से बहुत ज़्यादा हुआ है। इस अवधि में बुनियादी ढांचे की नींव रखी गई है। लगभग 96% नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए इस साल रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,62,200 करोड़ रुपए का, 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द लास्ट 10 years railways has developed in a way which is very different from the previous 60 years. The foundation of infrastructure has been laid during this period. Almost 96% of the network is electrified. 31,000 kilometers नए railway track बने। Imagine 31,000 kilometers is like a large country like Germany is 35,000 kilometers. यानी practically Germany के पूरे network से थोड़ा सा उतना उसी परिमाण का उसी ऑर्डर का रेलवे नेटवर्क भारत में पिछले 10 वर्षों में जुड़ा है। इन सब फाउंडेशनल चीजों को करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी लाएं। इसीलिए जरूरी है कि अगले कई वर्षों तक रेलवे के ऊपर फोकस करके कंटिन्यूसली इसको डेवलप करते जाएं। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में भी 2024-25 के बजट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सावन महीने को लेकर बात करते हुए कहा कि सावन का पवित्र महीना है और बाबा केदार की हम सभी पर बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ धाम के नवनिर्माण और पुनः निर्माण के अनेक कार्य पूरे हुए और अभी भी जारी हैं। उनके नेतृत्व में एक बड़ा केदार धाम बन रहा है। सावन का पवित्र मास है और बाबा केदार की हम सब पर बड़ी कृपा है। पूरे देश दुनिया के अंदर बाबा केदार के भक्तगण हैं, उनकी दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के अनेक कार्य पूरे हुए हैं, अनेक कार्य अभी चल रहे हैं, वो सब तेज़ी से पूरे हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और जितनी बार वो बाबा केदार के दर्शन के लिए आए हैं, देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी इतनी बार बाबा केदार में, मैं समझता हूँ उसका 10% भी कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचा है। और उनके नेतृत्व में एक बड़ा केदार धाम बन रहा है। हम सब की प्रतिबद्धता है कि देश दुनिया के अंदर भव्य केदार और दिव्य केदार जो नए रूप में आदरणीय प्रधान। मोतिहारी के सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनएचएम कर्मियों ने अपनी मांग पूरी नहीं होने पर सरकार के आदेश के प्रतीक को जलाया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तहत हड़ताल किया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा पिछले कुछ दिनों से राज्य के एनएचएम कर्मियों के लिए बाध्यकारी स्मार्टफोन के माध्यम से फ्रांस विधि से हाजिरी दर्ज करने का भेदभावपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसका बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कड़ा विरोध कर रहा है। हम लोगों को जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिली है कि एचएम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। मैं इनकी समर्थन में भाकपा माले जिला कमेटी के नाते मैं समर्थन करता हूं कि जो महिला अपनी मगर जिम्मेवारी समझकर गांव में जाते हैं, उनकी वहां पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गारंटी प्रशासन को, सरकार को करने चाहिए। इनकी जो 4 महीने का जो वेतन रुका हुआ है उसमें जवाबदेही जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों जवाबदेही है। समान काम तमाम वेतन का जो सवाल है, संवैधानिक हक है कि जो 365 दिन जो लोग काम करते हैं उस संविधान में लिखा हुआ है
कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। यह तो नहीं हो रहा है। हम इसलिए समर्थन करने के लिए आए हैं, ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं आया हूँ, कि जो आवाज़ है एसएम का वो विधानसभा के अंदर भी गुजे और विधानसभा के बाहर भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और इस लड़ाई को और गति देने के लिए पूरे बिहार में हमारे पार्टी भाकपा माले एकदम समर्थन कर रही है और जीव जान से। जिस सरकार अगर इस बात को नहीं सुनती। मेरा पोस्टिंग जो है सुगौली ब्लॉक भेड़ियाली मुसवा में है, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर के अंदर में है। वहाँ का हम लोग का बस यही दिक्कत है कि FRSS के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। मेन FRSS का दिक्कत क्या है कि वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आपका गांव एरिया है। हमारा जो उपकेंद्र में ड्यूटी है वो 2 बजे तक का रहता है। अब वहाँ पे हम एक्स्ट्रा 3 घंटा बैठ के क्या करेंगे, जबकि 5 बजे हमको शाम को वहाँ पे आने का जो आउटकमिंग का हमको FRSS का हमको लगाना है, तो 5 बजे शाम तक मानना ड्यूटी है ना कुछ है। हम लोग वो लगा के हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे 3 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के। और हम लोग का आने और जाने का सुविधा का कोई भी वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, ना ही पीने का है। वेतन का हम लोग का जो बढ़ोतरी का है, जो अप्रैल माह से जो सबको मिला है वो अभी तक नहीं मिला गया है, नहीं दिया गया है। और NHM का जो भी है, जितना भी हम लोग NHM वासी है, इतना दिन से कहा गया है कि सबको परमानेंट के लिए और सबका जो वेतन है कि एक होगा। जब काम एक आप सबसे करवा रहे हो, परमानेंट और नॉन परमानेंट से, समान काम का समान वेतन दिया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। NHM के सभी कर्मियों पर अशोक चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा को लागू किया जाए। NHM कर्मियों के लिए स्मार्टफोन से FRS विधि से उपस्थिति दर्ज कराने की अव्यावहारिक और अविवेकपूर्ण आदेश को अविलंब वापस लिया जाए। माह अप्रैल 24 से अभी तक मानदेय का बकाया का भुगतान किया जाए। 10 मांगे हैं मेरी और 10 मांगों के खिलाफ में दिनांक राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा एक चिट्ठी आया कि जितने भी NHM कर्मी हैं उनको फेस अटेंडेंस बनाना होगा। फेस अटेंडेंस का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध अपनी मूल सुविधाओं के लिए कर रहे हैं। जितने भी मेरी ANM बहनें हैं वो PSC से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर दवा का वैक्सीन लेकर जाती है और वहाँ गांव सुदूर गांव में जाती है जहाँ न उसके बाथरूम का सुविधा है, न पानी की सुविधा है। समान काम। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले इन दिनों बुलंद है। आए दिन शराब माफिया बेखौफ होकर पुलिस टीम पर हमले कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों के घायल होने के साथ साथ शराब तस्करों को छुड़ाने का भी मामला सामान्य तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि शराब माफियाओं में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है और वो अपने मंसूबों को धड़ल्ले से अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। ताज़ा मामला रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में देखने को मिला, जहां नगर निगम सासाराम क्षेत्र के तारगंज में अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग के पुलिस टीम पर मंगलवार को दिनदहाड़े शराब माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि उत्पाद विभाग की एक टीम अवैध शराब की सूचना पर तारगंज में छापेमारी करने पहुंची थी। तभी शराब माफियाओं ने अचानक उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी के हथेली में गोली लग गई। हमले के दौरान घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी क्रम में उत्पाद विभाग ने 2 तस्करों को भी दबोच लिया। पानी गोविंद कुमार गोली लगा हुआ आए थे, उनका एक्सरे कराया गया, उसमें गोली दिखाई दिया, उनको इलाज करके उनको बाहर बेहतर इलाज करने के लिए भेजा। उत्पाद विभाग के अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां नदी में डूबे युवक का 24 घंटे के बाद शव बरामद हुआ। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भवेश्वर मंदिर का था, जहां लखनऊ के रहने वाले अमित कुमार भुवनेश्वर मंदिर के पास स्थित सई नदी में नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूब गया था, जिसकी तलाश में पुलिस के साथ साथ गोताखोरों की टीम लगाई गई थी, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया था। वहीं बीते दिन घटनास्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर उसका शव मिला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली में स्कूली वाहन और ओवरलोड गाड़ियों को लेकर अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते 24 घंटे के भीतर 2 दर्जन ओवरलोड और 3 स्कूली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
बता दें कि योगी सरकार के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में स्कूली वाहन और ओवरलोड गाड़ियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया था। बीते 12 जुलाई से जारी इस विशेष अभियान के तहत आरटीओ प्रवर्तन मनोज कुमार के नेतृत्व में जिले भर के अंदर सघन चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में बीते 24 घंटे के भीतर 3 स्कूल वाहन समेत लगभग 2 दर्जन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मनोज सिंह ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। स्कूल गाड़ियों और ओवरलोड वाहनों पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में कल रात में 4 ओवरलोड गाड़ियां ऊंचाहार थाने में निरुद्ध की गई थी। आज सुबह लालगंज में 2 गाड़ियां निरुद्ध की गई। इसके अलावा अटौरा बुजुर्ग में भी 3 गाड़ियां निरुद्ध की गई थी। 2 गाड़ियां राजघाट चौकी में, और अभी आप जैसा देख रहे हैं आधा दर्जन से अधिक ओवरलोड गाड़ियां यहाँ हरचंदपुर थाने में निरुद्ध की गई हैं। साथ में स्कूल वाहनों पर भी कार्रवाई। पुलिस जनता के लिए 24 घंटे सेवा देने में लगी रहती है। पुलिसकर्मी अपने परिवार को छोड़कर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। 24 घंटे की भाग दौड़ में पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते और वही छोटी छोटी बीमारियां विकराल रूप ले लेती है। इसी को देखते हुए उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जो पुलिस लाइन में लगाया गया। इस कैंप में काफ़ी पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया और अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराया। इस कैंप में कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा पुलिसकर्मी के स्वास्थ्य का चेकअप किया गया और उनकी बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। आज हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। इसमें हमारे पास मेडिसिन, कार्डियो, जनरल फिजिशियन, आई स्क्रीनिंग, स्पीच थेरेपी, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिक सारे डिपार्टमेंट और जो शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और पुलिस लाइन में हमने आयोजन किया। ये काफ़ी अच्छा मेगा कैंप था, जिसका उद्घाटन एसपीसीडी साहब श्री मृगांक शंकर पाठक ने किया। उन्होंने विजिट भी करा और सराहना करी प्रोजेक्ट उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन के। वो भविष्य में भी इसी तरह के कार्य करते रहें और हम प्रशासन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके और भविष्य में ऐसे ही कैंप लगाते रहेंगे। मैं तहे दिल से डॉक्टर्स कर्मियों की सेवा दी जाती है कि आदर्श जो कर्मी हैं, जैसे कि काफ़ी डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग हैं, क्या उनको भी लिए सेवा दी जाती है? हम लोग सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारा कलेक्ट्रेट के अंदर स्पेशली कैंप लगता है, बड़े ब्रांच लगाते हैं, मैक्स हॉस्पिटल लगाते हैं। उसके अंदर BMD, PFT की जांचें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा हम कोर्ट के अंदर कोर्ट में भी कैंप लगाते हैं, RAF में भी कैंप लगाते हैं। ये पुलिस लाइन नहीं, हम अलीगढ़ के सारे डिपार्टमेंट के साथ कैंप लगाते हैं। इसके अलावा रूरल एरिया में भी हम लोग कैंप लगाते हैं। ये हम लोग ऑलमोस्ट अलीगढ़ के सारे ही रेंज पूरी कवर करते हैं। आज हमने एक मेगा हेल्थ लगाया पुलिस लाइंस में और पुलिस वालों के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि पुलिस वालों का कोई टाइम नहीं होता, ड्यूटी आज नहीं होती, अपना दर्द में, बीमारी में काम कर रहे हैं और आजकल कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो पुलिस कहीं ना कहीं बिजी रहती है। और अगर किसी एक आदमी को 3-4 अलग अलग तरीके की बीमारी है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो एक यहाँ जाए क्लिनिक पे, पहले वहाँ जाए। तो इसके लिए हमारी बात हुई प्रशासन के थ्रू और हमने कहा कि एक देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और हमारी पुलिस जो कि 24 घंटे अनेकों प्रकार की विषम परिस्थितियों में ड्यूटी करती है। तो आज पुलिस के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए एक प्रोजेक्ट उम्मीद जो कि नदीम अंजुम साहब और आदिल साहब चला रहे हैं, तो इसी के तत्वाधान में आज एक हेल्थ कैंप पुलिस लाइन के हॉस्पिटल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी प्रकार के डिपार्टमेंट है। कुछ जहाँ पे टेस्टिंग भी आप करवा सकते हैं, जहाँ पे आप डायग्नोसिस करवा सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपने अपने फील्ड के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जिनके अपने प्राइवेट अच्छे क्लिनिक्स भी हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आके अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और सभी पुलिसकर्मी भी यहाँ पे बढ़। मध्य प्रदेश के गुना में जमीनी विवाद में महिला के साथ की गई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव का है, जहां पर फरीद खान के घर के पास सरकारी ज़मीन है। बताया जा रहा है कि ज़मीन पर वह अपने मवेशी भी बांधता है। कब्जे को बनाए रखने के लिए उसमें वहां पत्थर भी रखे हुए हैं। वहीं गांव के ही दीपचंद लोधी भी इसी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष पहले भी झगड़ चुके हैं। इसी को लेकर लोधी समाज की महिला को एक युवक मारता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फतेहगढ़ के थाने पर जाकर प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा आरोपी पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके विरोध को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने थाने के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन दिया और आरोपी पर
कार्रवाई करने की मांग की। सौसर नगर के वार्ड नंबर 10 के घरों के सामने से नाली का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण घरों का शौच, बाथरूम आदि का पानी निकासी में परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं बरसात का पानी भी जमा रहता है, जिसके पहले भी नगर पालिका में बार बार शिकायत की गई। वहीं सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी, वहां भी कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ। तो वहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष विनोद जूंगरे द्वारा जनता को गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया जा रहा है। जब लोगों ने अपनी समस्या बताई तो उनका जवाब था, मेरे घर में भी पानी घुस रहा है, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अपनी समस्या को लेकर आज नगर वासियों द्वारा सौसर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया, समस्या की जानकारी दी गई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सुरेखा इंद्रचंद डागा का कहना है कि स्वयं स्थिति का निरीक्षण कर जो भी संभव मदद है तत्काल की जाएगी, ताकि जनता को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ये पानी निकासी कारण है, हमारे घर में पानी आता, खेतों बाड़ियों का पूरा गंदा पानी घर के पास जमा हो जाना, घर में घुस जाता है। हम वो कारण शिकायत लेकर आए। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर। पार्षद कौन है आपके? जूनगरे, विनोद जूनगरे। हम उनके घर में जाते बोलने को बोलते, मेरे घर में पानी घुसा उल्टा, हम किसके पास जा बोलते हो। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरे घर में पानी घुसा तो मैं किसके पास जाऊँ? मैं किसके पास जाऊँ? वो नगर के उपाध्यक्ष भी है, इस तरह की बात करते हैं। उनका लेकिन मकान सलापा का, हमारा झोपड़े का मकान है, हम किसके? मैं खुद जाऊंगी वहाँ पे जहाँ पे पानी घुसा है वहाँ जाऊंगी और देखूंगी। जब मैं तब तक तो समस्या हल करने बैठी हूँ, तो मैं समस्या हल करूँगी। मैं खुद महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के विशालगढ़ क्षेत्र में बीते दिनों कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिद में तोड़फोड़ कर कुरान का अपमान किया गया था, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में जन सुनवाई के दौरान एमआईएम पार्टी द्वारा जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। पदाधिकारी एवं सदस्यगण कलेक्टर कार्यालय बुरहानपुर में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम विगत दिनों महाराष्ट्र के कोल्हापुर विशालगढ़ में रजा जामा मस्जिद के साथ कुछ लोगों ने भगवा लिबास पहनकर जो मस्जिद के साथ बेहुरमती की, कुरान पाक की बेहुरमती की और वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के साथ मारपीट, असमतदरी, लूटपाट की हरकतें और गुंडागर्दी की है, उसके विरोध में आज एमआईएम यहाँ पर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपी है और ये मांग की है एमआईएम ने कि जो लोगों ने भगवा लिबास पहनकर मस्जिद में घुसकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसी आइडियल कार्रवाई होना चाहिए कि देश में दोबारा इस तरह की हरकत करने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचे कहाँ पे, और इसका मैसेज पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। मरना थाने के पास नगर परिषद द्वारा ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए करीब 10 फीट की गहराई का गड्ढा खोदा गया है और सरिया लगा दिए गए हैं। बरसात के कारण यह गड्ढा हादसे को न्योता दे रहा है, क्योंकि छोटे ताल की तरह फैला यह गड्ढा बरसाती पानी से लबालब भर गया है, जिसमें बच्चों या मवेशियों के गिरने का डर बना हुआ है। बताया जाता है कि यह गड्ढा करीब 8 महीने पहले बनाया गया था, मगर आज तक नगर परिषद बांडा द्वारा यह काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार नगर परिषद द्वारा सीसी रोड निर्माण कार्य करीब 2 साल पहले मंजूर हुआ था, मगर आज तक वो काम भी पूरा नहीं हुआ। रूट किनारे ना ही पेपर ब्लॉक लगाई गई, ना ही डिवाइडर लगाया गया है। बरसात के समय रोड के बीचों बीच पानी भरा रहता है, जिससे कि मोटरसाइकिल वाहन चालक आए दिन गिरते रहते हैं। वहीं सवाल यह है कि यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। ये नगर परिषद द्वारा बनवाया जा रहा ऑडिटोरियम है, जो करीब 9 माह पहले काम चालू हुआ था। आज इसकी कंडीशन देखिए कि इसमें पानी भर गया है। कल कहीं कोई बच्चा डूब के मर जाए, कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, इसका जवाबदार कौन है? गैया भी गिरी थी कुछ दिन पहले एक गाय गिरी थी। आज देखो इसके लोहे की हालत, ये लोहा काम का नहीं है। बारिश की वजह से जंग पकड़ गया है। आने वाले समय में इसकी बिल्डिंग गिर जाएगी। इसके पूरा लोहा अलग करवा के नए तरीके से बिल्डिंग का निर्माण करा जाए और इसके शीघ्र इसकी
अपनी खुद की भी नहीं सोच रहा है, जिसने सुलझ कर रखा है वो भी डूबा है, वो दूसरे बच्चों की या किसी मोहल्ले वालों के यहाँ पानी घुसे उसकी भी नहीं सोच रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ इसके जल्दी से जल्दी निराकरण आप लोग करा। इसका जिम्मेदार नगर पंचायत, और नगर पंचायत ने जिसको ठेका दिया उस ठेकेदार जिम्मेदार है। आज वो इस स्थिति में है कि कोई भी दुर्घटना वहाँ घट सकती है, कहीं भी कभी भी कोई भी वहाँ पे जानवर या कोई इंसान, और अगर भूल से अगर कोई पहुँच गया, बच्चे वगैरह, तो वो भी वहाँ पे गिर सकते। वो तो स्विमिंग पूल बन गया ऑडिटोरियम की जगह, तो उसका मेन तो जिम्मेवार है ठेकेदार, कि अभी तक बना क्यों नहीं है। और अगर ठेकेदार के लिए अगर कोई परेशानी है तो उसमें संबंधित विभाग से इस बारे में चर्चा क्यों नहीं की। आज 8 महीने हो गए, अब कितना समय और लगेगा। 4 महीने वाली चीजें 8 महीने में बन पाती हैं, इसका जिम्मेवार कौन है। साथ ही सर एक सीसी रोड निर्माण हुआ है जहाँ पे बीच में ना डिवाइडर लगा हुआ है, पानी भरा रहता है लगातार, और साथ में पेवर ब्लॉक भी नहीं लगाए गए। उसका ये है कि जो बीच में डिवाइडर जो छोड़ा गया है, पहली बात तो वो गलत छोड़ा गया, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि उसके वजह से उतना अगर डिवाइडर बीच में कर देंगे तो एक साइड अगर वाहन अगर कोई भी 4 व्हीलर खड़ा हो जाएगा तो दूसरा निकल। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।